हिंदुत्ववादी बयान हिंदुत्ववादी नेताओं के आते हैं और इधर से ऐसे बयान आते हैं और उस बीच में चुनाव को संभालना बड़े मुश्किल होता है। सबको इक्वल मानना है, सबको साथ लेके चलना है, भेदभाव। और यही मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रीजन है जो बेरोजगारी है। बड़ी चुनौती हो जाती है जिसकी सरकार होती है, तो उसको कैसे हैंडल करना। जिस हिसाब से यहाँ काम हो रहा है, जनता में बहुत ज्यादा रोष है। रामगढ़ के विकास को रोका किसने, सीधे पूछे तो दिल्ली की सरकार ने। जी, फाइल्स जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं 3-4 मेजर, वो दिल्ली में फाइल अटकी पड़ी। कभी राजनीति में आने का सोचा था? एक झुकाव मेरा हमेशा रहा है पॉलिटिक्स की तरफ। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। राजस्थान चौक की चुनावी यात्रा आज रामगढ़ में है और रामगढ़ में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। एक पीढ़ी को, एक नए चेहरे को आगे किया है जिसके पास अनुभव अपने पिता के चुनाव के मैनेजमेंट का रहा है। हम बात कर रहे हैं रामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान। स्वागत है राजस्थान चौक पर। थैंक यू, मेरे को यहाँ स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की बड़ी इच्छा थी कि युवा कांग्रेस में आगे आए। जी, एक चेहरे को खुद के तौर पे देखते हैं? जी बिल्कुल। मैं सिर्फ 27 साल का हूँ। 2-3 साल पहले मेरी लॉ कंप्लीट हुई है। मैंने कॉर्पोरेट लॉ करा है और उसके बाद घर में ऐसी परिस्थितियां बनी कि मेरे को आज राजनीति में उतरना पड़ा। एक बड़ा जिम्मेदारी का भाव है आपके कंधों पर। आपके पिता ने दशकों की राजनीति की और राजनीति में विकास को प्राथमिकता दी। वो जो काम उन्होंने किए वो अब आपके जिम्मे रामगढ़ की जनता अगर करती है तो ये भाव बड़ा होगा। तैयार है? बिल्कुल तैयार है। जुबेर जी ने सिर्फ अपने राजनीतिक जीवन में ही नहीं, अपने पारिवारिक जीवन में भी उन्हीं मूल और उन्हीं भाव के साथ हमको पाल पोस के बड़ा करा है। वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, उनके उसूलों के रहते, बहुत डिसिप्लिन लाइफ उन्होंने हमें, हमारी परवरिश जो हुई है वो बहुत डिसिप्लिन हुई है। और जो सेक्युलरिज्म की एक जो मिसाल थे मेरे फादर जी, वो घर में भी उतनी ही सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते थे और एजुकेशन पे उन्होंने हमारे बहुत ध्यान दिया। ओवरऑल डेवलपमेंट पे उन्होंने हमारा बहुत ध्यान दिया। तो मैं मानता हूँ कि आप बखूबी उसको निभाएंगे रामगढ़ में। एक पढ़े लिखे राजनेता का राजनीति में आना उनकी जनता के लिए भी फायदेमंद रहता है। विकास के कामों की बयानबाजी लंबी है। आप कई बार अपनी राजनीतिक सभाओं में बता भी चुके हैं कि पिता ने ये किया, अब करना आर्यन को है। तो इसमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि एक बड़ा सिंपैथी के तौर पे कहें कि एक वोट बैंक अभी आपके साथ है जो पुख्ता आप ही का है, जो हिलने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 2,74,000 वोटर आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें विकास की दरकार है, पहुंचना है उन तक, और कुछ अधूरे काम पिता के भी रहे होंगे जिन्हें अब आप पूरा करने पे के बारे में सोच रहे हैं और जनता से मिलने पे कुछ नई चीजें भी सामने आई होंगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले जनता से मिलके मेरे को जो फीडबैक आ रहा है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ 2 चीजों की है यहाँ पे। एक तो पानी की प्रॉब्लम जो कि हमारे पूरे ईस्टर्न राजस्थान में ही है, और उसके लिए जो ERCP का जो प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसको लागू होना बहुत जरूरी है। ग्राउंड वाटर स्तर बहुत नीचे जा चुका है। लोग पानी मांगते हैं, इतने बोर्स होते हैं, फेल हो जाते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है और ग्राउंड में भी पानी का स्तर नीचे जाता जा रहा है। तो आप पानी कहाँ से लेके आएंगे? बड़ा मुद्दा भी था कि JJM वाला जो काम रुका, तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें। JJM में तो अब आप मीडिया वाले आप सब जानते हैं, जो नहीं हम बहुत कम जानते हैं, आप बता सकते हैं। JJM का जो काम मेरे को लगता बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है जी। 60 से 70% गाँव में आज तक वो स्कीम ही कंप्लीट नहीं हुई है। जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो पहले ही भाग चुके हैं, जो छोड़ के भाग गए हैं। सड़कें उखाड़ दी गई, उनको वापस नहीं लगाया गया। तो छोटे छोटे पॉइंट्स पे इतना ज्यादा करप्शन मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, वो इतने सारे प्रॉब्लम्स और क्लॉग्स हो गए कि अब वो स्कीम मेरे हिसाब से बहुत ही फेलियर के कगार पे है। ERCP इज द ओनली वे जो पानी की प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत मेजर है। आपको रोजगार यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा।
उसके लिए आपको नए इंडस्ट्रीज लानी पड़ेगी, नए सेक्टर्स लाने पड़ेंगे, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं सेक्टर्स लाने पड़ेंगे कि जिससे इनोवेशन भी हो और कई इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स पे जो रोजगार डिपेंड करता है वो यहाँ जनरेट हो। जैसे फूड पार्क लाने के प्रस्ताव थे, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली मुंबई हाईवे यहाँ से निकला है। तो उसके बाद भी अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और रोजगार नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि फाइल्स यहाँ से रेडी होके सब कुछ दिल्ली चली गई, दिल्ली में अटकी पड़ी है, क्यों अटकी पड़ी है, ये सोचने की बात है, मंथन करने की बात है कि प्रोग्रेस के लिए कोई ब्रेकर बनाए तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं। तो रामगढ़ के विकास को रोका किसने, सीधे पूछें तो? दिल्ली की सरकार ने। जी, फाइल्स जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं 3-4 मेजर, वो दिल्ली में फाइल अटकी पड़ी है। तो आपको लगता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलने की बड़ी वजह है? बिल्कुल, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री जोन्स आते हैं, नई फैक्ट्रीज आती हैं, जैसे नीमराना भिवाड़ी आज की डेट में राजस्थान के सबसे बड़े हब्स है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ से एक मेजर हाईवे निकल के गया, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिली उनको उस टाइम में, और वो तो हब्स बन गए। आपके पास भी, अब हमारे पास मतलब इंडिया की बेस्ट कनेक्टिविटी है, और तब भी अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें सोचने का विषय। जी, एक बड़ा मुद्दा, चूंकि आपने बेरोजगारी का छेड़ा, तो एक बड़ा मुद्दा थोड़ा सा अपराध का भी है, साइबर क्राइम की हम बात कर लें, या फिर चूंकि आपने पहले ही कहा कि बड़े सेक्युलर मेरे पिताजी रहे हैं, तो उम्मीद है भावनाएं आपकी भी वैसी रही होंगी, उन्होंने संस्कृत में शपथ भी ली थी। तो एक यहाँ पर जो बयान भी बड़े जैसे हिंदुत्ववादी बयान हिंदुत्ववादी नेताओं के आते हैं, और इधर से ऐसे बयान आते हैं, और उस बीच में चुनाव को संभालना बड़े मुश्किल होता है चुनाव के दौर में। तो इन सब बयानों से बचते हुए केवल विकास की बात पर क्या टिके रहेंगे? बिल्कुल, जब मेरे फादर ही हमेशा विकास और भाईचारे पे चुनाव लड़ते हैं, तो मैं भी, मेरी परवरिश ही हुई है, मेरा एजुकेशन ही हुई है, मेरी सीख ही हुई है, मेरे मूल भाव ही हुई है, मैंने लॉ करी है, मैंने बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान पढ़ा है। तो संविधान ने जो मेरे को सिखाया है और जो मैंने समझा है संविधान से, वो यही है, सबको इक्वल मानना है, सबको साथ लेके चलना है। भेदभाव तो मैं करता ही नहीं, और उसके बारे में सोचता भी नहीं। रही बात आपने कहा साइबर क्राइम का, और जो ये गुमराह करा जाता है रिलीजियस लाइंस पे, ये इसलिए करा जाता है क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ, तभी वो इधर उधर भटकते हैं, देखते हैं कि कहाँ से एक सोर्स ऑफ इनकम मिले, कहाँ से घर चले। और ये साइबर क्राइम इज वेरी इजी क्राइम, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, बहुत गलत चीज है। तो इसको यूथ को डाइवर्ट करना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव साइड पे लेके जाना पड़ेगा, और यही मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रीजन है जो बेरोजगारी है, कि साइबर क्राइम यहाँ इतना ज्यादा है। जी, जुबेर खान जी, साफिया खान जी जीते, त्रिकोणीय संघर्ष था, लेकिन ये कहें उपचुनाव कहें या आर्यन जुबेर खान की राजनीति में आने की दस्तक के साथ मुकाबला सीधा हो गया बीजेपी और कांग्रेस में। अब तीसरी शक्ति यहाँ नहीं है, तो रणनीति कुछ तो बदलनी पड़ेगी। और उस वक्त में जब भावनात्मक रूप से आप खुद को थोड़ा सा टूटा हुआ मान रहे हो, पिता का साथ होना एक बड़ी शक्ति के तौर पर रहता है। उनकी एक तरीके से राजस्थान में तो कहते हैं कि पगड़ी संभालने की जिम्मेदारी आप पे। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसा मेरे फादर ने भी जाने से पहले कहा था कि जो कांग्रेस का परिवार है और जो हमारे वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता है, जो पूरी कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, वो सब अब सहयोग कर रहे हैं, और मेरे को लगता है जुबेर जी के टाइम से भी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी वो कमी महसूस हो रही है। चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल कांग्रेस की बात हो, चाहे स्टेट लेवल की बात हो, चाहे आला कमान हो दिल्ली में, सबका बहुत प्यार मिल रहा है, सबका बहुत गाइडेंस मिल रहा है, और सबकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग चल रही है इस चुनाव में। यूथ कांग्रेस और आईएनसी को भी अगर मैं जोड़ूं इसमें, एनएसयूआई को सॉरी, तो इन दोनों के लिहाज से आप, क्योंकि एक युवा चेहरा उम्मीद तो जगाता है। जब राजस्थान में 2023 में कई युवा चेहरे जीते थे, और अभी भी हालांकि महेश रोत को 84 में दिया गया है टिकट, आपकी आयु के हैं जी, और ऐसे प्रयोग कांग्रेस ने शुरू किए हैं। तो उन प्रयोगों में अपनी जो यूथ विंग है उसको आप कितना समझते हैं कि वो भी अपने मूल संगठन के साथ मिलकर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर? जी, आप कह रहे हैं ये नई चीज है, ये बिल्कुल नया नहीं, कांग्रेस में परसों से चला आ रहा है। राजीव जी के टाइम से यूथ कांग्रेस इतनी स्ट्रांग थी, एनएसयूआई इतनी स्ट्रांग थी। मेरे फादर खुद एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। जब वो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट थे तब उनको टिकट दिया गया है। He was only 27 years old। आज मैं भी 27 साल का हूँ,
तो जब आज से 30-35 साल पहले भी इसी हिसाब से इसी टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। जब जी। अशोक गहलोत जी को चुना गया तो सचिन जी। पायलट संघर्ष कर रहे थे। हरियाणा में अभी जो हुआ मुद्दा आपने अच्छा। तरीके से लग रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं जब निर्णयात्मक स्थिति होती है तो यूथ थोड़ा सा किनारे कर दिया जाता है। इसलिए मैंने शुरुआत राहुल गांधी के यूथ को प्रमोट करने के सवाल से की थी। यूथ को प्रमोट किया जाता है, ये आप ट्विस्टेड सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। मैं बहुत नया हूँ इसमें, पर कोई नहीं, I'll take it। जी। जो पार्टी निर्णय लेती है, जी। जितना मैंने अभी कुछ दिनों की पार्टी की वर्किंग से देखा है, बहुत सोच समझ के और सबको साथ में लेकर के कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई एक सिंगल मैन कोई डिसीजन लेता है। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द होल पार्टी। तो उस हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं और जो भी डिसीजन लिया जाता है पार्टी के हित में होता है। एक चीज बताइएगा, आपने चूंकि पिता जब चुनाव लड़ते थे, परिवार में चुनावी माहौल रहा है, तो अब खुद लड़ रहे हो, तब तो आप कमरे में भी बैठ सकते थे, साथ भी चल सकते थे। अब चुनावी सभाएं भी है, टाइम का मैनेजमेंट सबसे कीमती। अभी हम चल रहे हैं, अभी भी अगर टाइम की मैं बात करूं तो करीब 10:30-11 बज गए हैं और अभी अगली सभा भी है। तो इस पूरे मैनेजमेंट में अब कितनी थोड़ी मुश्किल तो लगता होगा थोड़ा सा, तो कि जब लगता होगा आसान है यार मैनेजमेंट में कर लूंगा। देखिए, लेकिन बात वही है कि हमने जुबेर जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हुए हैं, तो हमको उनके चुनाव की आदत है। अगर हमने कभी नहीं लड़ा होता और हम खुद लड़ रहे होते, नहीं, मैंने इसलिए कहा कि आदत है, आदत है, अब थोड़ा लग तो रहा होगा। बिल्कुल। देखिए, उनकी कमी सिर्फ मेरे को ही नहीं, मतलब पूरे कांग्रेस परिवार को महसूस हो रही है। लेकिन गॉड्स विल, जो समय कभी रुकता नहीं, हमें समय के साथ आगे बढ़ते रहना। और जुबेर जी ने भी जो पूरे कांग्रेस फैमिली को और पूरे कांग्रेस पार्टी यहाँ जो स्थानीय है, हमको इस तरीके से ही हमेशा गाइड करा है कि हम एक कांग्रेस के वर्कर हैं। तो आप उनमें कोई भी रिप्लेस कर दो, कोई भी कुछ नहीं, संगठन और जो पार्टी है वो वही रहती है। और इसलिए उनकी गाइडेंस इतनी अच्छी थी कि आज भी हम बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे तो खैर घटना ही ऐसी हुई, लेकिन अगर जुबेर जी वक्त होते तो भी कभी राजनीति में आने का सोचा था? क्योंकि आप कॉर्पोरेट लायर अपने आप को बता चुके हो, उसमें आपने पढ़ाई की है, तो कभी सोचा था कि हाँ मैं पिता की विरासत को इस अंदाज में संभालूंगा उनके रहते हुए भी? जी, मैंने बचपन से पॉलिटिक्स देखी है, अपने फादर को देखा है, मेरी मदर भी पॉलिटिक्स में है, उनको भी देखा है। तो एक झुकाव मेरा हमेशा रहा है पॉलिटिक्स की तरफ, बट ऑलवेज वेरी प्रोग्रेसिव। और मेरे फादर ने हमेशा यही करा है, अपनी मेहनत कीजिए और उससे बलबूते पे आगे बढ़िए। तो ऐसा नहीं था कि मैं जाना ही चाहता हूँ, हमेशा होता है पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परिस्थिति क्या होती है और समय क्या होता है। जो आपसे समय डिमांड करता है आपको वो करना पड़ता है राजनीति में। तो अब समय ऐसा आया कि मेरे को आना पड़ा, इसलिए मैं आया। एक और चुनौती आपके सामने है, सत्ता बीजेपी की है यहाँ और समीकरण पे कोई असर नहीं। 114 सीटें फिलहाल हैं, 115 लेकर आए थे, तो एक बड़ी चुनौती हो जाती है जिसकी सरकार होती है, तो उसको कैसे हैंडल करा? इस सरकार 10 महीने 11 महीने हो चुके हैं थी सरकार को अब, और जो जिस हिसाब से यहाँ काम हो रहा है, जनता में बहुत ज्यादा रोष है, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों को जब एक नई सरकार सत्ता में आती है। लेकिन चाहे आप बिजली का इशू ले लीजिए, चाहे पानी का इशू ले लीजिए, सरकार उस ऑप्टिमम लेवल पे एफिशिएंटली वर्क कर नहीं पा रही है और ये जनता बखूबी फील कर रही है। तो सरकार का सिर्फ वो अपनी मशीनरी को यूज कर सकते हैं उस तरीके से, लेकिन आई होप इलेक्शन कमीशन ऐसा होने नहीं देगा जी, एंड इट विल बी अ फेयर प्लेइंग। चुनाव के लिहाज से बात करें तो राजनीति की बहुत सारी बातें होगी, थोड़ी सी लाइट मूड में भी बात कर सकते हैं। राजनीति में आइडियल कौन है आपका, पिता के अलावा? क्योंकि एक तो है। मैंने काफी पढ़ाई की है, तो मैं राजीव गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड, उनकी लाइफ के बारे में बहुत पढ़ा है मैंने, उनकी बहुत किताबें पढ़ी। मेरे फादर ने राजीव जी के साथ जब काम करा था, उनके कई ऐसे किस्से, तो ही वाज अ वेरी हम्बल एंड अ वेरी नाइस मैन। और जैसे हमारे राहुल जी हैं, मेरे फादर कहते हैं वो अपने फादर की तरह ही है। तो राजीव जी, राहुल जी, दे आर माय आइडल्स। मैं उनको स्टेट लीडरशिप, उनकी लाइफ को बहुत अच्छा मानता हूँ, जिस हिसाब से वो कितने हम्बल और कितने, और इंटरनेशनली अगर हम जाए तो रॉबर्ट एफ कैनेडी मैं उनको काफी पसंद करता हूँ, और भी कई हैं। मैंने स्टेट की भी बात की, स्टेट लीडरशिप में अक्सर होते हैं। स्टेट लीडरशिप हमारी बहुत स्ट्रांग है। डोटासरा जी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय गहलोत साहब की गाइडेंस हमें हमेशा मिलती रहती है। जूली जी ऑपोजिशन लीडर हैं, सचिन पायलट साहब हैं,
जो हमारे डिप्यूटी सीएम रहे हैं, और हमारे अलवर की आन बान शान आदरणीय बाबा जितेंद्र सिंह हैं। तो ये सब बहुत मोटिवेटिंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं मेरे को, इनसे बहुत सीखने को भी मिलता है। यूथ मैसेज भी जाता है, क्या देंगे चुनाव लड़ते हुए अब तक के जो चुनावी मिजाज है उसको भांप कर? मैं तो बस इतना ही सीखा हूँ कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और अच्छी प्रोग्रेसिव बातें करनी चाहिए, अच्छी प्रोग्रेसिव सोच रख के काम करना चाहिए। तरह तरह के लोग आएंगे, आपको डीमोटिवेट भी करेंगे। राजनीति ऐसा ही गेम है, जितना मैं अभी समझ पा रहा हूँ। बहुत ही अनफॉरगिविंग है राजनीति में रहना, क्योंकि लोग आपका जिसे कहते हैं बल निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो है, तो स्ट्रेस फ्री रहिए, आराम से अपनी मेहनत कीजिए, अपना काम करिए और आगे बढ़िए। जी, तो ये इंटरव्यू भी हमने काफी हद तक स्ट्रेस फ्री रखा है। जब चुनाव में नए रंग आएंगे तो फिर हम आर्यन जुबेर खान जी से मिलेंगे और उनसे कुछ और सवाल करेंगे रामगढ़ की जनता से जुड़े हुए, रामगढ़ के राजनीतिक समीकरणों से। इसलिए मैंने, चूंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा वेटेज दिया है कि वो भारी भरकम सवाल जो हिंदुत्व को लेकर, गोकसी को लेकर, हत्या अगर बात करें, तो थोड़े से ऐसे मुद्दे जो पूरे देश में उबाल लाते हैं, उन सबको हमने अभी रखा है। लेकिन हम बात करेंगे जब अगले इंटरव्यू में इनसे मिलेंगे। फिलहाल के लिए आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो जुड़े रहिए राजस्थान चौक के साथ। रामगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, रामगढ़। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे।